अच्छा अच्छा। आज हम लोग डिस्कस करेंगे स्ट्रिंग एंड टेंशन फोर्स। स्ट्रिंग एंड टेंशन फोर्स डिस्कस करेंगे। क्या कुछ सूचना पहुंच गई ना सब तक? मतलब बैच टाइमिंग चेंज सभी ग्रुप पे मैसेज पहुंच गए थे। ठीक, चलिए तो स्ट्रिंग एंड टेंशन फोर्स की बात करेंगे। सबसे पहले बच्चों आइडियल स्ट्रिंग क्या होती है देखेंगे। आइडियल स्ट्रिंग क्या होती है? बेटा जो आइडियल स्ट्रिंग होती है उसकी कुछ फीचर्स होते हैं, उसमें कुछ अजम्पशंस होते हैं। पहला अजम्पशन ये होता है कि वो मासलेस होती है। इट इज मासलेस, उसे हम मासलेस मानते हैं। प्रैक्टिकली अगर देखा जाए तो बेटा कोई चीज़ आइडियल नहीं होती, तो प्रैक्टिकली अगर हम बात करेंगे तो स्ट्रिंग भी हमारी आइडियल नहीं होगी। लेकिन मासलेस का मतलब, जैसे मासलेस कहाँ होता है, कोई चीज़ मासलेस होती कहाँ है, तो आप कह सकते हो बहुत ही हल्की, वेरी वेरी लाइट होगी, है ना। जो बहुत वेरी क्लोज टू आइडियल होगी वो वेरी वेरी लाइट स्ट्रिंग होगी, तो इट इज मासलेस। नंबर 2, इट इज इनएक्सटेंसिबल। इनएक्सटेंसिबल होती है मतलब इस पे अगर हम फोर्स लगाएंगे तो इसकी लंबाई, इसकी लेंथ चेंज नहीं होगी। अगर हम रस्सी को खींचेंगे तो टेंशन लगाएंगे तो लेंथ चेंज नहीं होगी। बेटा क्लास अपनी टाइम पे शुरू होगी, बिल्कुल ये मान के चलो 10 पोरवाल सर की क्लास छूटेगी 10 सवा 10, तो सवा 10 के पहले ही शुरू हो जाएगी क्लास, ठीक है। मतलब कभी सर 10, मैं सर को रिक्वेस्ट करूंगा सर 10 बजे छोड़ेंगे और मैं 10:05 चालू कर दूंगा, ठीक। तो प्लीज़ कोई सवा 10 के चक्कर न पड़े, 10 बजे के हिसाब से आइए सभी, लेट मत होइए, ठीक। हाँ अब साल भर यही टाइमिंग रहेगी, ठीक, अब चेंज नहीं होगी। तो यहाँ पे धागा जो होता है बेटा वो इनएक्सटेंसिबल आइडियल स्ट्रिंग इनएक्सटेंसिबल होती है। बेटा इनएक्सटेंसिबल का मतलब समझते हो, रस्सी को खींचोगे तो रस्सी की लंबाई चेंज, एक्सटेंसिबल क्या होता है, उसको खींचते हो उसकी लेंथ चेंज हो जाती है। इनएक्सटेंसिबल में धागे की लंबाई चेंज नहीं होगी। जब आप उस पर टेंशन अप्लाई करोगे, उस पर फोर्स लगाओगे तो लेंथ चेंज नहीं होगी। टेंशन फोर्स क्या होता है? टेंशन को हिंदी में तनाव कहते हैं। तो जब भी कोई स्ट्रिंग टाइट होती है तो उस पूरी स्ट्रिंग में एक फोर्स डेवलप हो जाता है बेटा, एक एक्शन रिएक्शन फोर्स डेवलप हो जाता है। पूरी स्ट्रिंग में एक एक्शन रिएक्शन फोर्स डेवलप हो जाता है, जिसे हम टेंशन फोर्स कहते हैं, ठीक है। तो आप लिख सकते हो व्हाट इज टेंशन। टेंशन फोर्स क्या है? तो व्हेन स्ट्रिंग इज टाइट, then an internal internal force is developed in the string which is called tension.
जब किसी रस्सी को बेटा हम टाइट करके पुल करते हैं, खींच के उसको रखते हैं, तो उस रस्सी में एक टेंशन जनरेट हो जाता है, उस रस्सी में एक फोर्स जनरेट हो जाता है जिसे हम टेंशन कहते, एक तनाव कहते, एक टेंसाइल फोर्स जनरेट हो जाता है, ठीक है ना। एक टेंसाइल फोर्स जनरेट हो जाता है जिसे हम टेंशन कहते हैं। कैसे हम इस चीज़ को फील करेंगे, इसको लिखो, मैं बताता हूँ, आपको एक्सप्लेन करता हूँ। आइए देखते हैं बेटा। मान लो ये हमारे पास एक रस्सी है, 2 लाइनें लिखनी थी, 5 मिनट से रुके हुए। तुम अभी आए हो ना, अभी एक पेज छोड़ दो, है ना, ऐसा कुछ नहीं पढ़ाया। डोंट क्या है, फोटो खींच लो। अच्छा, ये सब ना करो, मेरा टाइम वेस्ट ना करो बिल्कुल। लेट आने वालों के लिए नहीं रुकेगी गाड़ी। फोटो खींच ली? अरे डेफिनेशन नहीं आएगी, परेशान ना हो। बस लिख लिया? अब देखो, जैसे मान लो बेटा ये एक दीवार है, यहां पे एक स्ट्रिंग हमारी बंधी हुई है, ये स्ट्रिंग है, दिस इज अ स्ट्रिंग। ये एक स्ट्रिंग है बेटा, और इस स्ट्रिंग को हम पुल कर रहे हैं, इस पे एफ फोर्स लगा रहे हैं, एफ फोर्स। मान लो हमने इस स्ट्रिंग को पकड़ के खींच रखा है, ये स्ट्रिंग खींची हुई टाइट है, एकदम ढीली नहीं है। ढीली स्ट्रिंग जो होती है, स्लैग्ड स्ट्रिंग जो होती है, उसमें जो टेंशन होता है वो 0 होता है। स्लैग्ड स्ट्रिंग जो होता है उसमें टेंशन 0 होता है। ये हमारी टाइट स्ट्रिंग है, इसमें फोर्स लग रहा है हमारा एफ, हमने फोर्स लगा, और एक एंड दीवार से बंधा है तो स्ट्रिंग हमारी टाइट हो। अब इस स्ट्रिंग में हर जगह बेटा, यहाँ यहाँ यहाँ, थ्रू आउट द लेंथ, पूरी लंबाई में एक तनाव पैदा हो जाएगा, एक टेंशन जनरेट हो जाएगा, यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे, हर जगह एक फोर्स डेवलप हो जाएगा जिसे हम टेंशन टी कहें। पूरी स्ट्रिंग में एक टेंशन जनरेट हो जाएगा, ठीक है ना। तो जैसे मैं आपको ब्रेक करके दिखाता हूं, जैसे मान लो मुझे यहां चेक करना बेटा, यहां कैसे फोर्स लग रहा है, तो आप सोचना, ध्यान समझना है। मैंने ये आपको स्ट्रिंग बना के दिखा दी, ये मैंने स्ट्रिंग बनाई, ये स्ट्रिंग मैंने बनाई, ठीक है। अब आप अगर ध्यान से देखेंगे तो यहां पर ये मैंने, यहां पर ये मैंने स्ट्रिंग बना दी, ठीक। इधर से आप क्या कर रहे हो, आप इधर से फोर्स लगा के, एफ फोर्स लगा के पुल कर रहे हो बॉडी। अब सोचना, अगर मैं इतना सिस्टम ले लूं, इतना सिस्टम ले लूं बेटा, ये वाला टुकड़ा ले लो, इस टुकड़े को यहां से इमेजिन करो, इतना सिस्टम मानो, तो इस टुकड़े पे ये वाला फोर्स ऐसे फोर्स लगा रहा होगा, तो ये वाला जो टुकड़ा होगा ना, वो ऐसे जाना चाह रहा होगा। तो अगर मैं यहाँ ज्वाइंट महसूस करूं, मैं सोचूं कि यहाँ मैंने ज्वाइंट कर रखा है, इन दोनों को चिपका रखा है, जोड़ रखा है, तो ये टुकड़ा जब इधर जा रहा होगा, तो ये टुकड़ा इस वाले पोर्शन पे एक फोर्स लगा रहा होगा जिसे टेंशन कहते हैं, टी। तो ये वाला टुकड़ा इस वाले टुकड़े को यहां ऐसे घसीट रहा होगा, ऐसे बाहर की तरफ।
इस तरह से पुल कर रहा होगा, और ये वाला टुकड़ा बदले में इस पे रिएक्शन इधर की तरफ लगा रहा होगा, ऐसे ऐसे। अगर ये मैं ऐसे ज्वाइन कर दूंगा यहां पर, तो ये टेंशन यहां दिख क्यों नहीं रहा? इंटरनल है ना। जब यहां से ब्रेक करके देखोगे तब दिखेगा। तो किसी भी पॉइंट पर ये वाला जो सिरा है, ये इस धागे के इस पोर्शन को ऐसे खींच रहा होगा, और ये वाला जो सिरा है वो इस धागे को ऐसे खींच रहा होगा। और फिलहाल चूंकि कोई मोशन नहीं है, तो ये टेंशन इसी एफ के बराबर होगा। क्योंकि ये T बराबर एफ होगा तभी तो बैलेंस रहेगा, रस्सी मूव तो कर नहीं रही। तो ये वाला जो फोर्स होगा वो इस टेंशन के बराबर होगा। ये वाला जो फोर्स होगा वो इस टेंशन के बराबर होगा, ठीक है ना, इस टेंशन के बराबर होगा। तो T बराबर एफ हो जाएगा, T बराबर एफ। कहीं से भी ब्रेक कर सकते हो आप, आपकी मर्जी हो तो आप यहां से ब्रेक करके एक बार और दिखा सकते हो। आप किसी भी पॉइंट पे दिखा सकते हो। यहां से ब्रेक करोगे तो आप फिर देखो, ये मैंने अगर और टुकड़ा कहीं पर भी आप बना सकते हो। तो ये मैंने अगर एक टुकड़ा और बना लिया, ये मैंने एक टुकड़ा और बना लिया, अलग अलग टुकड़े दिखा दे रहा हूं ये, और ये मैंने अलग बना दिया। तो यहां से अगर आप फोर्स F लगा रहे हो, फिर देखना यहां पे अगर देखोगे तो ये ऐसे जाना चाह रहा होगा, ऐसे, तो ये इस वाले टुकड़े को ऐसे खींच रहा होगा, ऐसे टेंशन, और ये इस पे ऐसे लगा रहा होगा। फिर ये इधर जाना चाह रहा होगा ड्यू टू दिस फोर्स, तो इस पे ऐसे टेंशन लगेगा, यहाँ ऐसे लगेगा टेंशन। दीवार पे अगर देखोगे तो दीवार पे ऐसे लग रहा होगा, और यहाँ ऐसे लगेगा, दीवार पे ऐसे लगेगा। वॉल को भी तो भाई, ये पूरा का पूरा धागा अगर एक धागा मान लो, एक ही है ही, तो अगर मैं बीच में से ना काटूं कहीं से, तो मैं ऐसे घसीट रहा हूं, तो ये पूरा का पूरा धागा ऐसे जाना चाहेगा, तो इस दीवार को ऐसे खींच रहा होगा, ऐसे दीवार ऐसे फोर्स लगा रही होगी यहाँ पर। तो मैं बीच में से कहीं से भी कट करके देखूंगा तो मुझे एक टी इधर, एक टी इधर, एक टी इधर, एक टी इधर दिखेगा, हर जगह, यहाँ यहाँ यहाँ, हर जगह, यहाँ यहाँ, एट एवरी पॉइंट, पूरी लेंथ में डेवलप होता है टेंशन, पूरी लेंथ में डेवलप होता है। इसी को टेंशन कहते हैं कि जो इंटरनल फोर्स पैदा हो जाता है रस्सी को जब टाइट किया जाता है, तो पूरी रस्सी में एक पुलिंग टाइप का फोर्स होता है, एक पुलिंग नेचर का फोर्स होता है जो अपनी तरफ खींचता है हमेशा। जैसे आप देख सकते हो, ये वाला जो पोर्शन है वो इस पे जो लगा रहा है वो अपनी तरफ ऐसे खींच रहा है, और ये वाला पोर्शन जो इस पे लगा रहा है वो ऐसे अपनी तरफ खींच रहा है। सोचो, ये वाला जो लगा रहा है, इसकी वजह से इस पे जो लग रहा है वो ये लग रहा है ऐसे, इसकी वजह से इस पे जो लग रहा है वो ऐसे लग रहा है टेंशन। पुलिंग स्वभाव का है। नॉर्मल रिएक्शन जो होता है वो पुशिंग स्वभाव का होता है, वो पुश करता है, किसी भी बॉडी को पुश करता है। और यहाँ पर जो टेंशन है वो पुलिंग नेचर का फोर्स होता है। और आप अगर बीच में से कट करते जाओगे तो आपको फिर टी और टी दिखते चले जाएंगे, एक्शन रिएक्शन, और सब ज्वाइन कर दोगे तो ये सब इंटरनल हो जाएगा मामला। तो क्या हम समझेंगे कि हम ये समझ पा रहे हैं कि अगर किसी स्ट्रिंग को जब टाइट करके खींचा जाता है, टाइट होती है जब कोई स्ट्रिंग, तो उस स्ट्रिंग में एक इंटरनल फोर्स जनरेट हो जाता है, उसे टेंशन कहते हैं। ये भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक नेचर का फोर्स होता है। रस्सी अगर ढीली है ना, ढीली, तो ये टेंशन जीरो हो जाता है, फिर अंदर इंटरनल फोर्स नहीं होता। तो स्लैग स्ट्रिंग में टेंशन जीरो होता है, ढीली रस्सी में तनाव जीरो होता है। टाइट होती है तभी टेंशन फोर्स आता है बेटा, ठीक है ना। तो इस बात को ध्यान रखेंगे। तो टेंशन क्या है, टेंशन के बारे में अगर हम लिखें कुछ और, तो एक ये याद रखो कि टेंशन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक नेचर का फोर्स होता है। टेंशन इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। मैंने आपको बताया था 4 तरह के फंडामेंटल फोर्सेस। टेंशन इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। टेंशन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स है, ठीक है। टेंशन हमेशा पुलिंग नेचर का होता है। टेंशन इज ऑलवेज पुलिंग इन नेचर, पुलिंग फोर्स होता है। इन स्लैग स्ट्रिंग, अगर ढीली रस्सी है तो ढीली रस्सी में जो टेंशन होता है इज जीरो।
यहाँ बराबर होगा, कभी कभी बताऊंगा अभी कब बराबर होगा। यहाँ चूंकि इक्विलिब्रियम है ना, तो T बराबर F होगा। रस्सी मूव नहीं कर रही है, दीवार से बंधी हुई है, तो फोर्स बैलेंस होंगे। तो इस परिस्थिति में T F के बराबर होगा। नोटेड? नोट करने में कंजूसी मत करिए भाई। अब देखिए, मासलेस स्ट्रिंग में टेंशन यूनिफॉर्म होता है। एक एग्जांपल से बात समझेंगे। जैसे मान लो बेटा हमारे पास एक बॉडी है, इस बॉडी का मास m है और एक रस्सी है हमारे पास, दिस इज द स्ट्रिंग। एक स्ट्रिंग है और उस स्ट्रिंग पे यहाँ से हमने F फोर्स लगाया। ये जो स्ट्रिंग है ये मासलेस स्ट्रिंग है, मासलेस स्ट्रिंग है। अब हमें इस स्ट्रिंग में जो टेंशन है उसको स्टडी करना है कि टेंशन कैसे वेरी करेगा। बहुत ध्यान समझिए बेटा, इस ग्राउंड पे कोई फ्रिक्शन नहीं है, ग्राउंड स्मूथ है। तो अगर देखो मैं पूरा सिस्टम मान लूँ, ये पूरा, तो अगर मैं ये पूरा सिस्टम मानूंगा तो इस पूरे सिस्टम का मास m होगा। इसमें तो कोई मास ही नहीं बेटा, मासलेस है, आइडियल है। तो पूरे को अगर मैं सिस्टम मानूंगा तो हॉरिजॉन्टल फोर्स एक ही लगेगा, ये mg और ये नॉर्मल तो चलो कैंसिल आउट हो जाएंगे, केवल F इकलौता फोर्स लगेगा। तो अगर इसका एक्सेलेरेशन बेटा a होगा तो हम क्या लिखेंगे, F बराबर ma। तो a की वैल्यू यहाँ आ जाएगी F बाई m, हम बड़े आराम से लिख सकते हैं। इस सवाल में जो एक्सेलेरेशन होगा, इस बॉडी का एक्सेलेरेशन F बाई m होगा। रस्सी का भी F बाई m होगा, क्योंकि रस्सी जुड़ी तो बॉडी से ही है, जितना रस्सी आगे जाएगी उतनी ही तो बॉडी आगे जाएगी, अलग अलग तो होगा नहीं दोनों का, है ना। रस्सी में कोई मास नहीं है, मासलेस है। हमें यही समझना है कि जो मासलेस स्ट्रिंग होती है उसमें टेंशन वेरी कैसे करता है, किस प्रकार बदलता है टेंशन। तो बेटा मैं क्या कर रहा हूँ, मैं इस रस्सी को बीच में से कहीं ब्रेक करके किसी बीच के किसी पॉइंट पे टेंशन निकालना चाह रहा हूँ। तो देखो मैं यहाँ से ब्रेक कर दे रहा हूँ, यहाँ से आप देखना, यहाँ से ऐसे। तो मैं या तो इतना सिस्टम ले सकता हूँ या इतना, मैं तो इधर का सिस्टम मान ले रहा हूँ, इधर का। तो देखना मैं इतना सिस्टम लेने वाला हूँ बेटा, ये P पॉइंट पे मुझे टेंशन चाहिए, बहुत ध्यान देना। तो मैं क्या कर रहा हूँ, इतना धागा पकड़ ले रहा हूँ, इतना धागा। तो आप देखो ये मैं इसको टेंशन मान ले रहा हूँ। तो अगर मैंने यहाँ पर थोड़ा सा स्ट्रिंग पकड़ लिया ऐसे, इस तरह से मैंने पकड़ा, ठीक है, और यहाँ से फोर्स ऐसे लग रहा है F, ये F लग रहा है इधर से। अब समझना बेटा ध्यान से, इस पोर्शन पे बेटा डायरेक्शन बहुत जरूरी है। ये वाला जो धागा होगा, ये वाला जो धागा होगा, आप समझना, ये वाला जो धागा होगा वो इस पे ऐसे खींच रहा हूँ इसको ऐसे, और ये जो धागा होगा वो अगर मैं वापस जाऊं तो यहां पर जो फोर्स लग रहा होगा वो ऐसे टेंशन लगा रहा होगा। और इस पोर्शन का बताओ मास कितना है, 0 है, और एक्सेलेरेशन है। बेटा इस पोर्शन का फ्री बॉडी डायग्राम बनाया, आप समझिए, इस पोर्शन का बनाया, इस पोर्शन का इतने का बनाया, ठीक है। मास है नहीं तो mg क्या ही दिखाए, है ना। आप कहीं से भी, यहाँ से कहीं से भी ब्रेक कर सकते हो। मैं किसी जनरल पॉइंट पे t की वैल्यू जज करना चाह रहा हूँ, ठीक है, और रस्सी को एक एंड से पकड़ के F फोर्स लगा के घसीट रहा हूँ। जब मैं इसके लिए न्यूटन्स लॉ लिखूंगा तो F माइनस टी बराबर ma। आप लोग समझ चुके हो कि कैसे लिखा जाता है न्यूटन्स लॉ। राइट डायरेक्शन में मोशन हो रहा है तो F माइनस टी लिख लेंगे बेटा। मास की वैल्यू बताओ यहाँ कितनी है, 0, तो t की वैल्यू किसके बराबर आ जाएगी, F। अच्छा एक बात बताओ मुझे, अगर बेटा मैंने यहाँ से ना कट किया होता, सिस्टम को यहाँ से कट किया होता या यहाँ से कट किया होता, तो क्या इसका मास 0 ही आता?
अगर मैंने बिल्कुल एंड पॉइंट पे कट किया होता, मान लो बेटा यहां से, देखो बेटा यहाँ ना इतना पोर्शन लिया होता तो इसका मास भी कितना होता है 0, तो यहाँ का टेंशन कितना आता, यहाँ का टेंशन भी F के बराबर आता है। मैं बताना ये चाह रहा हूं कि यहाँ 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 पूरे में मास नहीं है, तो चाहे यहाँ बताओ चाहे यहाँ बताओ चाहे यहाँ बताओ चाहे यहाँ बताओ चाहे पूरी स्ट्रिंग में टेंशन क्या आएगा, सेम आएगा। तो दो बातें इंपॉर्टेंट है, दो बातें जो याद रखनी है। पहली बात कि मासलेस स्ट्रिंग में, इन मासलेस स्ट्रिंग जो टेंशन होता है, टेंशन इज यूनिफॉर्म, टेंशन यूनिफॉर्म होता है। मतलब बेटा T की वैल्यू पूरी रस्सी में सेम होती है। ऐसा नहीं होगा कि किसी पॉइंट पे 10 न्यूटन टेंशन, किसी पे 12। अगर 10 न्यूटन टेंशन है तो पूरे में 10 न्यूटन होगा, पूरे में 10 न्यूटन होगा। मासलेस स्ट्रिंग में टेंशन सेम होता है। लेकिन इससे ज़्यादा जरूरी बात और है, अगर किसी रस्सी पे डायरेक्ट कोई फोर्स लगा दिया जाए, रस्सी को पकड़ के, जैसे ये F लग रहा है, तो वही उसके टेंशन के बराबर होगा। तो अगर, या इफ हिंदी में लिख दूं, इफ अ फोर्स इज डायरेक्टली अप्लाइड टू द स्ट्रिंग, अरे हिंदी में लिखना है, अगर कोई फोर्स स्ट्रिंग पर डायरेक्टली अप्लाई किया गया है, डायरेक्टली अप्लाई किया गया है, तो वो फोर्स ही टेंशन के बराबर होगा, टेंशन के इक्वल होगा। तो इस एग्जाम्पल को मैंने दो थ्योरेटिकल बातें समझाने के लिए उठाया था। पहली बात, मासलेस स्ट्रिंग में टेंशन यूनिफॉर्म होता है, टेंशन सेम होता है हर जगह। और दूसरी बात, अगर कोई फोर्स रस्सी पे डायरेक्ट लगाया जाए, ध्यान रखिए डायरेक्ट का मतलब रस्सी को पकड़ के उस पर फोर्स लगाया जाए। मान लीजिए एक रस्सी तुम्हारे हाथ में है और तुम उस पर 100 न्यूटन फोर्स लगा रहे हो, तो उस रस्सी में टेंशन 100 न्यूटन हो जाएगी। लेकिन अगर रस्सी बॉडी से जुड़ी हो, तुम बॉडी पे फोर्स लगा रहे हो, तो वो डायरेक्ट नहीं हो गया। इस बात को समझिए, यहाँ मिसकंसेप्शन होता है, यहाँ लोग गलती करते हैं। अगर ये फोर्स हमने रस्सी पे न लगा के बॉडी पे लगाया होता तो कोई गारंटी नहीं कि टेंशन F के बराबर। रस्सी पे जब डायरेक्ट फोर्स लगाया जाता है तो वो फोर्स टेंशन के बराबर हो जाता है। ठीक है, मासलेस स्ट्रिंग की बात हो रही है।
डन बेटा। अब देखो डायरेक्शन ऑफ टेंशन, डायरेक्शन ऑफ टेंशन फोर्स। तो इसमें ये बात समझनी है आपको कि जो टेंशन फोर्स होता है, टेंशन फोर्स इज ऑलवेज, मैंने बताया पुलिंग नेचर का होता है, ऑलवेज पुलिंग इन नेचर। तो जैसे बेटा किसी बॉडी पे मान लो, बहुत ध्यान देना, जैसे मान लो ये बेटा एक कोई बॉडी है, बॉडी ए, ये है बॉडी बी, बॉडी बी, और इस बॉडी बी को कोई घसीट रहा है फोर्स लगा के। तो ये जो धागा होगा, जब ये बॉडी खींचेगा तो धागा टाइट हो जाएगा, तो इस धागे में टेंशन होगा टी। चूंकि मासलेस है बेटा तो पूरे धागे में टेंशन सेम होगा। बेटा ध्यान देना, तो जितना टेंशन मिड पॉइंट पे होगा उतना ही इस पॉइंट पे होगा, उतनी एंड पॉइंट पे होगा, एंड पॉइंट। तो जो बॉडी और स्ट्रिंग के बीच में जो यहाँ फोर्स लगेगा ना बेटा, वो भी टेंशन के ही बराबर लगेगा। अब हमें ये दिखाना होगा कि बॉडी पर कैसे लगेगा, बॉडी पर किस डायरेक्शन में लगेगा। तो रस्सी जब भी बॉडी से कनेक्टेड होती है और खींची होती है तो रस्सी हमेशा अपनी तरफ खींचती है, वो कभी धक्का नहीं दे सकती बॉडी को। आप सोचिए कि मैं अगर आपको रस्सी से बांध दूं ऐसे कमर में, और रस्सी मेरे हाथ में है, तो सोचो अगर मैं आपको रस्सी से दूर खड़े हो, आपके कमर में रस्सी बंधी है और रस्सी का एक एंड मेरे हाथ में, स्ट्रिंग का एक एंड, मैं रस्सी से धक्का देने का प्रयास करता हूं तो रस्सी ढीली नहीं पड़ जाएगी? अगर रस्सी टाइट है तो वो तुमको मेरी तरफ घसीट ही रही होगी। मेरी बात समझ रहे हैं? तो स्ट्रिंग हमेशा पुल कर सकती, पुश नहीं कर सकती। सोचो कि ये बॉडी स्ट्रिंग कनेक्टेड है, इसको मैं खींचूंगा तो ये खींचेगी अपनी तरफ, लेकिन अगर मैं इसको ऐसे धक्का, अब ये तो रॉड है, ये तो पुश भी कर सकती, लेकिन सोचो मैं धक्का देने का प्रयास करूंगा तो रस्सी ढीली पड़ जाएगी। धक्का कैसे मार सकते हो उससे कि रस्सी बांध के दूर से रस्सी पकड़ के धक्का मार दिए चल गए, ऐसा नहीं कर सकते। तो ये जो धागा होता है ना, ये हमेशा अपनी तरफ खींचता है। तो देखना बी बॉडी ए को कैसे घसीटेगा, तो बॉडी ए को अगर देखोगे तो बॉडी ए पे ऐसे टेंशन लगेगा, ऐसे ऐसे घसीट लेगी। और आप खुद सोचिए कि जब आप इधर से ऐसे खींचेंगे तो ये रस्सी इधर आएगी तो ये बॉडी को ऐसे खींचेगी, लेकिन ये वाली बॉडी रस्सी को ऐसे खींच रही होगी, स्ट्रिंग को ऐसे खींच रही होगी, तो इस पे ऐसे फोर्स लगेगा टेंशन। ये बी पे डायरेक्शन होगी, है ना, ये mg लगेगा अगर मुझे लगाना हो, ये नॉर्मल लगेगा, है ना, ये mg लगेगा इसका, ये नॉर्मल लगेगा इसका, है ना। तो मैं आपको दिखाना चाह रहा हूं कि हमेशा जब भी टेंशन बनाना बच्चों, तो बॉडी से रस्सी की तरफ ऐसे बनाना, बॉडी से स्ट्रिंग की तरफ। तो ये फोर्स लग रहा है, फोर्स ऑन द बॉडी बाय द स्ट्रिंग, ये है फोर्स ऑन बॉडी बी बाय द स्ट्रिंग, हमेशा पुलिंग नेचर का फोर्स है। ये रस्सी इस बॉडी को ऐसे पुल कर रही होगी, ठीक है क्या, इस वाली बॉडी को ऐसे पुल कर रही होगी और इस बॉडी को ऐसे पुल करेगी, तभी तो ये बॉडी आगे जाएगी। अगर इधर फोर्स नहीं लगेगा तो बॉडी आगे कैसे जाएगी, ठीक है ना। तो आप खुद सोचिए, तो जैसे मान लो यहां पर अगर मैं कहूं एक रस्सी से बॉडी लटकी हुई है, अब मुझे बताओ इस बॉडी पे टेंशन किस डायरेक्शन में लगेगा, तो बॉडी से हमेशा स्ट्रिंग की तरफ दिखाएंगे। कैसे दिखाएंगे, बॉडी से स्ट्रिंग की तरफ, पुलिंग नेचर है, स्ट्रिंग अपनी तरफ खींचती है। तो सोचो ये स्ट्रिंग है, बॉडी उसके नीचे, वो ऐसे खींच रही होगी ऊपर की तरफ। अगर ऊपर नहीं खींच रही होती तो इसके mg को बैलेंस कैसे किया होता, आप सोचो ना, अगर टेंशन इस पे बॉडी पे ऊपर ना लग रहा होता तो बॉडी गिर नहीं जाती। क्या समझ पा रहे हैं आप मेरी बात, ठीक है। तो जैसे मान लो यहाँ पर मैं एक दो बॉडी और लटका दूं, एक बॉडी ये है, एक बॉडी ये है, एक बॉडी ये, ध्यान देना, छत पे ऐसे लगेगा, छत पे ऐसे स्ट्रिंग नीचे की तरफ फोर्स लगाएगी, है ना, छत को नीचे खींच रही होगी, जाओ मुझे, छत ने उसको पकड़ के रखा है तो छत को नीचे की तरफ फोर्स लगाएगी। तो स्ट्रिंग फोर्स किसकी तरफ लगाती है, हमेशा बॉडी पे अपनी तरफ लगाती है। डायरेक्शन ऑफ टेंशन क्या बनाओगे हमेशा बताओ, बॉडी पे, बॉडी से किसकी डायरेक्शन में, बॉडी से स्ट्रिंग की तरफ, बॉडी से। अब मुझे बताना जरा ध्यान से, इसमें अगर मैं टेंशन T1 कह रहा हूं, इसमें T2, अलग अलग स्ट्रिंग है तो टेंशन अलग अलग हो सकता है, सेम स्ट्रिंग में टेंशन सेम होगा, ठीक है, मासलेस अगर है तो पूरे में टेंशन सेम होगा। अब मुझे ये बताना जरा, ये T3 है, जरा यहां बताना T3 की डायरेक्शन बताओ, ऊपर के नीचे, सही से बताओ, यहां ऊपर लगेगा टेंशन, यहां
यहाँ, 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 बात समझ रहे ना? तो जैसे ये मान लो M1 है, ये M1 और M1 का फ्री बॉडी डायग्राम बनाना पड़े M1 का, तो बताओ जरा कौन कौन से फोर्स लगेंगे? एक लगेगा M1G, ऊपर की तरफ कौन लग रहा है? T1, नीचे की तरफ कौन लग रहा है? T, ये FBD हो जाएगा इसका। समझ रहे ना? तो रस्सी हमेशा खींचती है, पुलिंग फोर्स लगाती है, नॉर्मल हमेशा पुश करता है बॉडी को। धागा हमेशा, अगर टाइट स्ट्रिंग है तो धागा अपनी ओर खींचता है बॉडी को हमेशा, ठीक है? कभी धक्का नहीं देता धागा हमारा, धक्का देने का प्रयास भी करोगे तो स्लैक्ट हो जाएगा, ढीला पड़ जाएगा स्ट्रिंग हमारा। तो हमेशा जब बॉडी का FBD बनाओगे, बॉडी का, तो बॉडी पर स्ट्रिंग के कारण जो टेंशन लगेगा वो बॉडी से दूर स्ट्रिंग की तरफ लगेगा। तो मैं लिख देता हूं, अगर आप चाहें तो कहीं लिख लीजिए अपने शब्दों में। बॉडी पर जो लगेगा, बॉडी पर जो टेंशन लगता है बॉडी से स्ट्रिंग की तरफ, स्ट्रिंग की तरफ लगाएंगे हमेशा। बना दिया बेटा डायग्राम? कोई बात नहीं, बहुत सारे सवाल हम करने वाले। चलो एक बार और फटाफट डायग्राम बना लो। एक स्ट्रिंग ये है, एक स्ट्रिंग ये है बेटा, एक स्ट्रिंग ये है। यहाँ पे हमने फोर्स लगाया, ये टेंशन T1 मान लेते हैं, T2 अलग अलग स्ट्रिंग है, ये T3 मान लेते हैं। ये बॉडी A है, ये बॉडी B है, ये C है, ये D है, ठीक। चलो बताओ, बॉडी A पे T1 किस डायरेक्शन में लगेगा बेटा? बॉडी A पे बताओ T1 किस डायरेक्शन में लगेगा? राइट की लेफ्ट? ऐसे T1 लगेगा। बॉडी B पे, ठीक है, A को इधर खींचेगी, B को इधर खींचेगी। इधर बताओ, इधर बॉडी से स्ट्रिंग की तरफ ना, बॉडी से स्ट्रिंग की तरफ, ऐसे तो लगेगा। बोलो। अच्छा, अगर मुझे बॉडी C का FBD बनाना हो,
तो सी का एफ में अलग से अगर बनाना हो, मान लो सी ऐसे बना लिया, तो एक सी का क्या दिखा देंगे mg, एक क्या दिखा देंगे रिएक्शन, इधर क्या दिखा देंगे T2, इधर क्या दिखा देंगे T3। अच्छा ये समझना, ये जो फोर्स लगाया है ये रस्सी पे लगाया है कि बॉडी पे लगाया है? तो क्या तुम गारंटी से कह सकते हो कि ये फोर्स टेंशन के बराबर होगा? फोर्स टेंशन के बराबर कब होता है? जब सीधा रस्सी को पकड़ के ही लगा दिया जाए उस पर। बात समझ में आ रही है? तो इस बात को बहुत ध्यान से समझे, ठीक है? तो क्या हम टेंशन की डायरेक्शन बना लेंगे? टेंशन की डायरेक्शन गलत तो नहीं होगी ना? हमेशा बॉडी से स्ट्रिंग की तरफ बनाना है, बॉडी से स्ट्रिंग की तरफ बनाना है। चलिए तो अब छोटे छोटे सवाल शुरू करेंगे। बेटा एक लिफ्ट है, लिफ्ट से एक रस्सी लटकी हुई है, उसमें एक m मास की बॉडी लटकी हुई है और लिफ्ट रुकी हुई है रेस्ट पे, और इस स्ट्रिंग में टेंशन कितना होगा ये हमें बताना है। धागे में टेंशन कितना होगा? तो बेटा अगर हम बॉडी का एफ बनाएं तो बॉडी का एफ आप देखोगे बेटा, तो इस बॉडी पे टेंशन ऐसे लग रहा होगा ऊपर, बॉडी पे mg ऐसे लग रहा होगा, और बॉडी का एक्सीलरेशन कितना होगा? 0। छोटी छोटी बातें फटाफट समझते चलो, लिखते चलो। तो अच्छा बताओ बेटा, एक्सीलरेशन अगर 0 है तो नेट फोर्स कितना होगा? 0। और क्या टेंशन की वैल्यू किसके बराबर होगी? तो क्या डायरेक्ट लिख सकता हूँ T बराबर mg? यही आंसर होगा ना? ठीक, चलो दूसरा एग्जाम्पल। फिर बेटा सेम सवाल बनाएंगे, सेम डायग्राम बनाएंगे, सेम बॉडी लटकाएंगे। इस बार क्या है, जो वेलोसिटी है वो कांस्टेंट है, कांस्टेंट वेलोसिटी है। तो अगर वेलोसिटी कांस्टेंट है बेटा तो एक्सेलरेशन फिर से कितना होगा? क्या सभी लोग समझ पा रहे हो कि mg नीचे और t ऊपर लगेगा, और एक्सेलरेशन फिर से कितना होगा? 0। तो क्या t की वैल्यू फिर से mg के बराबर होगी बेटा? बोलो फटाफट। अच्छा तीसरी बात अगर बेटा हम करें, फिर से सेम डायग्राम बनाएंगे, m मास फिर से लटकाएंगे, एक्सेलरेशन a हो जाएगा। तो अब आप ये बताइए मुझे कि टेंशन की वैल्यू क्या होगी? सभी लोग बताएंगे। FBD बनाना है, न्यूटन्स लॉ लिखना है, हवा में फायरिंग नहीं मारनी, कलम चलाइए। छोटी छोटी बातें पर सीखने की शुरुआत यहीं से होती है। अभी हम कब पलक झपकते बड़ी बातों पर पहुंच जाएंगे पता नहीं चलेगा। FBD बनाइए, न्यूटन्स लॉ लिखिए। बनाया तुमने FBD? तो बनाओ, आंसर पहले बता रहे हो, इधर लाओ। हमने बताया नहीं, उसने बताया। तुमने बनाया? ऊपर वाली बॉडी से काम चला लिया। ऊपर वाले से काम चला लिया है? काम चलाना, काम मत चलाओ बेटा। मैं सारे FBD बना रहा हूँ, मैं तो बिना डायग्राम बनाए काम चला सकता हूँ। नेता ना बनो। बताओ क्या आंसर आएगा? तो ये FBD बनाया, देखो इसी यहीं बना देता हूँ। ये T लग रहा होगा, ये mg लग रहा होगा, और अगर मैं ग्राउंड से देखूंगा तो एक्सेलरेशन अपवर्ड होगा। बताओ न्यूटन्स लॉ कैसे लिखोगे? T ऐसे है, mg ऐसे है, और एक्सेलरेशन a अपवर्ड है, तो नेट फोर्स अपवर्ड होगा।
क्या मैंने आपको बताया था ये बात कि जिस डायरेक्शन में एक्सेलेरेशन है उस डायरेक्शन में लगने वाले फोर्स को पॉजिटिव लिखना है, तो T माइनस एम जी लिखोगे कि एम जी माइनस टी? क्या सभी समझ पा रहे हैं लोग? तो क्या इक्वेशन लिखा जाए? T माइनस एम जी बराबर एम ए। तो T की वैल्यू बताओ क्या आएगी? m टाइम्स g प्लस। ठीक है, और एक सवाल बताएं। सेम लिफ्ट फिर से बनाएं, एक्सेलेरेशन डाउनवर्ड है, मुझे एफबीडी बनाइए, न्यूटन लॉ लगाइए। एफबीडी बनाइए, न्यूटन लॉ लगाइए। एफबीडी नहीं बनाया? अरे बेटा इसका एफबीडी बनाओगे, 2t ऊपर लगेगा, mg नीचे लगेगा, एक्सेलेरेशन डाउनवर्ड है, तो लिखना पड़ेगा mg। न्यूटन लॉ बताओ क्या लिखें? mg माइनस टी बराबर m। तो t की वैल्यू आ जाएगी m इंटू जी माइनस। अब मेरा सेम क्वेश्चन ये है, अब की बार ये फ्री फॉलिंग है, a बराबर g, फ्री फॉलिंग। फ्री फॉलिंग है तो बताओ टेंशन कितना होगा? तो बेटा अगर ये लिफ्ट फ्री फॉलिंग होगी तो ये a की वैल्यू g रख दोगे, तो यहीं g माइनस a की जगह क्या रख दोगे? g। तो g माइनस जी क्या हो जाएगा? 0। तो टेंशन की वैल्यू बताओ कितनी हो जाएगी? 0। तो इस वाले का आंसर हो जाएगा t बराबर 0। देखिए न्यूटन्स लॉ लिखने का सलीका पुराना ही है, बस टी एक नया फोर्स आ गया है, जहाँ स्ट्रिंग है वहाँ टेंशन एक नया, टेंशन की डायरेक्शन ही बस आपको ध्यान देनी है। बाकी न्यूटन्स लॉ कैसे लिखते हैं वो सब तो मैं बता ही चुका हूँ, कौन सा फोर्स पॉजिटिव लेते हैं, कौन सा नेगेटिव लेते हैं। ये m है, ये 2m है, ये 3m। पूरा सिस्टम रेस्ट पे है, ये T1 है, ये T2 है, ये T3। फाइंड आउट T1, T2, T3। अब देखो बेटा मैं आपको समझाता हूँ कि इसको शॉर्टकट पे कैसे करना चाहिए। जैसे सबसे पहले बेटा हमें T1 निकालना है। जैसे आपको याद होगा कि बहुत सारी बॉडी हम गड्डी बना के रख देते, स्टैक के फॉर्म में रखते थे, तो जहाँ नॉर्मल निकालना होता था हम वहाँ से पूरा ऊपर वाला सिस्टम मान लेते थे, याद है आपको? यहाँ भी हम सिस्टम बाउंड्री ही अप्लाई करेंगे। तो इसी तरह से अगर मल्टीपल बॉडी बच्चों दी जाएंगी सवाल में और वो आपस में स्ट्रिंग से जुड़ी होती हैं, तो हम अपनी सहूलियत के हिसाब से इसमें भी सिस्टम मानेंगे। जैसे मान लो मुझे T1 चाहिए बेटा, ये वाला टेंशन T1 चाहिए, तो अगर ये मुझे T1 चाहिए तो मैं इस पूरा सिस्टम ले लूँगा एक साथ, इतना सिस्टम मानूंगा।
इससे T2 और T3 एक इंटरनल फोर्स हो जाएगा, वो इक्वेशन में नहीं आएगा। ठीक है, तो देखो मैं आपको दिखाता हूँ कि आप कैसे कर सकते हो। तो यहाँ पर बेटा फॉर T1, बेटा ध्यान देना, थोड़ा पहला सवाल है इसलिए विधिवत कर देता हूँ। तो T1 के लिए आपने तीनों बॉडी को सिस्टम माना, ध्यान देना, इतना सिस्टम माना, तो ये T1 एक्सटर्नल फोर्स होगा, चूंकि ये ऐसे बॉडी पे ऊपर लग रहा होगा, उसका दूसरा फोर्स इधर ऐसे लग रहा होगा, उसको हमने सिस्टम में नहीं लिया, ये सिस्टम मान लिया बेटा। ये इंटरनल फोर्स हो जाएगा बेटा, ये इंटरनल फोर्स हो जाएगा, और mg हमेशा एक्सटर्नल रहता है। टोटल mg कितना लगेगा बताओ, 6 mg, और एक्सेलेरेशन 0 है, कोई फोर्स नहीं लग रहा है, तो यहाँ पर सीधे सीधे T1 की वैल्यू क्या हो जाएगी बेटा, 6 mg। तो T1 हो जाएगी 6 mg, है ना, ध्यान से समझना। ठीक, मतलब इस वाली रस्सी को काट दोगे सब गिर जाएगा, तो पूरा पूरा इसी से लटका हुआ है। अब जैसे मुझे T2 चाहिए, T2 तो देखो इस पे ऐसे लगेगा T2, इस पे ऐसे लगेगा, तो अगर मैं नीचे की दो बॉडी ले लूँ तो T2 आसानी से आ जाएगा। T2 निकालने के लिए नीचे की दो बॉडी लो बेटा, ध्यान समझ पा रहे हो क्या, हम नीचे की दो बॉडी लेंगे T2 निकालने के लिए। देखो T2 ऊपर लगेगा ऐसे एक्सटर्नल फोर्स, और वेट कितना हो जाएगा 5 mg, तो T2 की वैल्यू क्या हो जाएगी, तो मैं फिर भी ले लेता हूँ फॉर T2 अगर मैं दो बॉडी ले लूँगा तो T2 ऐसे लग रहा है, ये 2m मास है बेटा, ये 3m मास है, और ये मैंने सिस्टम मान लिया पूरा। तो T3 अभी भी इंटरनल फोर्स है बेटा, तो टोटल जो mg लगेगा वो 5 mg लगेगा, मैं ऐसे ऐसे दिखा दे रहा हूँ, चलेगा ना, और एक्सेलेरेशन बेटा 0 है, तो T2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी बताओ यहाँ पे 5 mg। क्या तुम T3 बता सकते हो, तो T3 इस पे ऐसे लगेगा, तो T3 के लिए मैं नीचे का एक सिस्टम बॉडी मानूंगा, तो केवल नीचे की एक बॉडी मानूंगा, तो 3m है तो इसमें लगेगा 3 mg डाउनवर्ड, और T3 ऐसे लगेगा और एक्सेलेरेशन 0 है, तो T3 की वैल्यू हो जाएगी 3 mg। तो बेटा यहाँ पर भी आपको ये ध्यान रखना है कि सिस्टम कैसे माना जाए, सिस्टम कैसे लिया जाए, दैट इज इम्पॉर्टेंट। तो मल्टीपल बॉडी का सवाल ही एग्जाम में आएगा, इससे पहले जो सवाल कराए थे वो एग्जाम में नहीं आते। नोटेड। देर से बंद है क्या? तो अगर बेटा मुझे इस स्ट्रिंग में टेंशन बताना है तो 10mg+a आएगा। देखो बेटा यहाँ पे टेंशन बताना है तो इसके नीचे का पूरा सिस्टम ले लेना पूरा। देखो कैसे करोगे, ये तीनों बॉडी बेटा सिस्टम मान लोगे, ऐसे T1 लग रहा होगा,
यहाँ पर बेटा पूरे का वेट लग रहा होगा 10 mg और एक्सेलेरेशन ए आएगा। तो देखो न्यूटन्स लॉ क्या लिखोगे, ऊपर की तरफ मोशन हो रहा है तो T1 पॉजिटिव लेंगे, 10 mg माइनस घटा देंगे, ये F हो जाएगा, F बराबर है में बेटा ऊपर ये टेंशन लग रहा हो, ये T2 T3 इंटरनल फोर्स हो जाएंगे, है ना। तो केवल ये जो इधर T1 लगेगा वही एक्सटर्नल होगा, और mg तो हमेशा एक्सटर्नल ही रहेंगे, अर्थ अप्लाई करती है, तो पूरा का पूरा 10 mg नीचे लगेगा, है ना, और मोशन ऊपर हो रहा है तो ये पॉजिटिव लिखेंगे, नेगेटिव लिखेंगे, F बराबर ma, लेकिन m की जगह क्या रखेंगे 10 ma, है ना, तो 10 ma, 10 mg को उधर भेज दो तो 10 m कॉमन आ जाएगा, g प्लस a हो जाएगा, यही तो टेंशन की वैल्यू आएगी। क्या तुम T2 बता सकते हो? देखो क्या T2 के लिए यही वाला सिस्टम तो मानोगे, इतना नीचे वाले दो ले लो, T2 के लिए नीचे वाले दो ले लो, ये हो गया 4m, ये हो गया 5m, T2 ऐसे लगेगा, ये पूरा सिस्टम ले लो, तो ये 9 mg लग जाएगा पूरा, है ना, 9 mg, एक्सेलेरेशन ऊपर की तरफ है, क्या लिखेंगे T2 माइनस 9 mg बराबर 9 ma, T2 9 mg प्लस, क्या तुम ये बता सकते हो कि T3 कितना आएगा 5 mg प्लस a, कितना सिस्टम मानोगे T3 के लिए, नीचे वाली एक बॉडी। तो इस तरह के सवालों में जिसमें टेंशन बताया उसके नीचे का पूरा सिस्टम ले लो। तुम एक चीज़ गौर कर रहे हो कि मैं ऐसे सिस्टम क्यों मान रहा हूँ, एक एक बॉडी क्यों नहीं ले रहा हूँ, इसलिए नहीं ले रहा हूँ। तुम देखो जैसे मुझसे मान लो नीट में T2 पूछ लिया तो मुझे T2 बस सीधे आ जाएगा, मुझे T1 भी नहीं लिखना होगा, T3 भी नहीं लिखना होगा। इसलिए मैं आपको वो तरीके सिखा रहा हूँ जिसमें आप सबसे कम लाइनों में आंसर निकाल सकते हो। अगर आप ये सिस्टम मानोगे तो देखो T2 निकालने के लिए ना तो T1 की जरूरत पड़ रही है ना ही T3 की। एक एक बॉडी अगर बनाओगे तो आपको कुछ भी निकालना है, आपको 3-3 इक्वेशन लिखनी पड़ जाएंगी, क्योंकि T1 के चक्कर में T2 भी निकालना पड़ेगा और T3 भी निकालना पड़ेगा, तो वो बेवकूफ़ी होगी। यही सीखना होता है। मल्टीपल बॉडी सिस्टम जब भी सवाल आता है एग्जाम में तो आपको यही कलाकारी दिखानी कि आपको सिस्टम कैसे लिया जाए, इस बात का कि आर्ट आपको पता होनी चाहिए कि आप कम शब्दों में सवाल सॉल्व करने के लिए आप किस तरह से सिस्टम कंसीडर करोगे। अब बस क्या अंतर होगा, यही एक्सेलेरेशन अगर डाउनवर्ड होता तो जो मैंने T माइनस mg लिखा है वो मैं लिखता 9 mg माइनस T2 इज इक्वल टू 9 ma। क्या कोई अंतर आ जाएगा क्या? और हम कह रहे 3 बॉडी नहीं होंगी 53 बॉडी होंगी तो क्या फर्क पड़ता है, हमें तो ब्रेक करके सिस्टम में मास ही तो जोड़ना पड़ेगा आपको कि कितना मास नीचे लटका हुआ है, वही तो देखना होगा ना। नोटेड? चलिए एक सवाल और करिए, थोड़ी मैं बॉडी की संख्या बढ़ा दे रहा हूं। मैंने 4 बॉडी लटका दी, M, M, M और 2M। A की वैल्यू मैंने दे दी इस बार G/2 और मुझे ये टेंशन चाहिए T1, सबसे ऊपर वाली स्ट्रिंग। सबसे ऊपर वाली स्ट्रिंग में टेंशन चाहिए। कितना सिस्टम ले रहे हो, कितना ले रहे हो? आधा पूरा ले रहे हो ना नीचे तक? तो मैं भी पूरा सिस्टम ले रहा हूं। तो
ऐसे T1 लगेगा और ये पूरा मैंने सिस्टम ले लिया, तो पूरे का ये 3 2 5 5 mg वेट लगेगा और एक्सेलेरेशन डाउनवर्ड होगा। तो नीचे आ रहा है सिस्टम है ना, तो नीचे की तरफ फोर्स लग रहा है 5 mg पॉजिटिव होगा, T1 नेगेटिव होगा, बराबर 5 ma 5 mg माइनस 5 ma बराबर T1। तो T1 आ जा रहा है 5 mg माइनस a की वैल्यू रख दो, इस तरह से आएगा ना। तो इसमें न्यूटन्स लॉ लिखना कोई बहुत बड़ी समस्या नहीं है, बस सिस्टम कंसीडर करने की अगर कलाकारी हमें आती है तो हमारे लिए चाहे जितनी बॉडी हो हमारे लिए उतना ही आसान है सवाल। अगर हमें ये समझ आ जाता है कि हमें कौन सा टेंशन निकालने के लिए कितना सिस्टम लेना चाहिए, 2 बॉडी 1 बॉडी 4 बॉडी। जैसे अगर मुझे इस वाली ब्रांच में टेंशन चाहिए इस वाले, तो मैं नीचे की 3 बॉडी लूँगा, अगर इसमें टेंशन चाहिए तो नीचे की 2 बॉडी लूँगा, तो इतना सिस्टम लूँगा, देन न्यूटन्स लॉ लगा दूँगा। उसके बाद मैं नहीं रटाना चाहता कि आप ये रटोगे G+A G-A कब आएगा, अपवर्ड है तो G+A, डाउनवर्ड है तो G-, ये सब नहीं भी रटोगे तो क्या है, एक लाइन ही तो लिखनी है न्यूटन्स लॉ, है ना। एक और क्वेश्चन दे रहा हूं, इस बार क्या है, एक बॉडी है जिसको एक आदमी घसीट के ले जा रहा है, ये m मास है, ये 2m मास है, ये 3m मास है। एक आदमी यहाँ से फोर्स लगा के इसको हवा में ऐसे खींच के ले जा रहा है तीनों को, और ये दिया गया है कि वेलोसिटी कांस्टेंट है। तो हमें बताना है कि F की वैल्यू कितनी है, कितना फोर्स लगा के घसीट रहा होगा, कि 0, क्यों, F बराबर ma, A बराबर 0 है भाई, F बराबर ma और A की वैल्यू 0 है तो F बराबर 0 आ जाएगा। अरे F बराबर ma में F नेट फोर्स होता है, और ये ऊपर जो लग रहा है ये नेट फोर्स थोड़े ना है, वेट भी तो लगेगा डाउनवर्ड। F की कितनी वैल्यू आएगी बताओ। कुछ लोग कर नहीं पा रहे भाई, समझ नहीं पा रहे, करो भैया, पूरा सिस्टम लो, FBD बनाओ, और अगर वेलोसिटी कांस्टेंट है तो एक्सेलरेशन की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0। नीट का ही सवाल है ये, बुकलेट में है तुम्हारे। देखो अगर मैं पूरा ऊपर वाला फोर्स बताना है तो अगर मैं पूरा सिस्टम मानूंगा, ऐसे पूरा सिस्टम माना, तो ये F लग रहा होगा और ये नीचे की तरफ लगेगा पूरा का पूरा 6 mg, और A बराबर 0 है, A बराबर 0। तो एक्सेलरेशन अगर 0 है तो फोर्स बैलेंस ही होंगे, नहीं तो आप लिख लो F बराबर ma, A की जगह 0 रख देना, तो F माइनस 6 mg बराबर 6 ma, बेटा F माइनस 6 mg बराबर 6 ma, और A बराबर क्या रख दो, 0। और जब इतनी बार बता चुका हूँ कि अगर एक्सेलरेशन 0 है तो नेट फोर्स 0 होगा, यानी फोर्स बैलेंस होंगे, तो सीधे सीधे नहीं लिख पाओगे। F की वैल्यू क्या हो जाएगी बताओ, 6 mg हो जाएगी। अरे हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी, होना ही पड़ेगा भाई। बेटा छोटे छोटे सवाल हैं, एक जैसे सवाल है इसलिए फटाफट कर रहा हूँ, कोई दिक्कत तो नहीं है ना। तुम लोग आंसर भी बता रहे हो फटाफट, अच्छी बात है, ऐसे बताते रहो। ज़्यादा एग्जाम्पल का फ़ायदा ये होता है कि आपको दिमाग में बातें क्लियर हो जाती हैं। चलिए, एक फोर्स हमने लगाया 9 mg, अब आप मुझे बताइए इसका एक्सेलरेशन कितना होगा। ये हवा में लटकी तीनों बॉडी, फाइंड आउट एक्सेलरेशन।
ऑप्शंस दे देता हूँ। 3g/2, g/3, g 2g/3, g/2 भी आएगा ऑप्शन। मुझे लग रहा है कुछ लोगों का ये भी आना चाहिए आंसर, यही सही लग रहा है। ये आ रहा है किसी का? समझदार हो गए यार, अब वो गलतियां नहीं कर रहे हो तुम लोग जो मैं सोचता हूँ कि करोगे। क्यों? मुझे ऐसा लगता है कि मैं ऐसे कर दूं, पूरे सिस्टम के लिए न्यूटन्स लॉ लगा दूं तो F बराबर ma, तो m में पूरा मास है 6 ma, तो F की जगह लग दे रहा हूँ 9 mg बराबर 6 ma, और 3 त्रिका 9, 3 दूनी 6, a बराबर 3g/2। क्या समस्या है? क्या गलती है भाई? फोर्स यही तो लग रहा है, और पूरे सिस्टम का मास 6 m ही तो है। हमने इसलिए कहते हैं पहले FBD बना लो, सिस्टम बना लो। कौन सा फोर्स है नहीं बनाया? mg तो बनाया नहीं। गलती है ना, मिस्टेक है ये सोच के मैंने 3g/2 रखा था कि कुछ मान लोग शायद ये गलती करें, हमारे जैसे कुछ मान लोग हो शायद। तो ये पूरा सिस्टम मानोगे तो ये F लग रहा होगा 9 mg, और पूरा वेट लग रहा होगा 6 mg। वेट जरूर बनाओ, है ना? अब बनाओ एक्सेलरेशन अपवर्ड होगा, क्योंकि 9 mg बड़ा है ना बेटा, 9 mg बड़ा है 6 mg से, इसलिए एक्सेलरेशन किधर होगा? ऊपर की तरफ। अगर ये छोटा होता तो ये किधर होता? डाउनवर्ड। अब चलो बताओ, अब लगाओ नेट फोर्स बराबर मास ऑफ सिस्टम इनटू एक्सेलरेशन। बताओ क्या लिखे नेट फोर्स? 9 mg माइनस 6 mg की 6 mg माइनस 9 mg, 9 mg माइनस 6 mg बराबर मास कितना है पूरे सिस्टम का? 6m इंटू a, तो a बराबर आएगा g/2। कितने लोगों का सही हुआ है? लगभग सबका। ठीक, क्वेश्चन तो लिख लिया होगा। चलो अब थोड़ा कहानी में चेंज ला रहा हूं बेटा। एक बॉडी ये है m मास की, एक बॉडी ये है 2m मास की। चलो ये F फोर्स लगाया, टेंशन निकाल के दिखाओ। 1 मिनट में आया मैं। टेंशन निकालो, एक्सेलरेशन निकालो, टेंशन निकालो। हाँ भाई बताओ भैया। बेटा पहले तुमको एक्सेलरेशन बताना है।
बेटा इसमें टेंशन टी है, हमें क्या क्या बताना है, फाइंड एक्सेलरेशन एंड टेंशन। अब मेरी बात ध्यान सुनो, मेरे कुछ प्रश्नों के जवाब दो। जब मैं इधर से घसीटूंगा तो दोनों का एक्सेलरेशन इक्वल होगा कि अलग अलग होगा? क्योंकि रस्सी से बंधे हैं, तो जब ये आगे जाएगा तो इसको भी घसीटते हुए आगे ले जाएगा। तो पहली जानकारी कि दोनों का एक्सेलरेशन सेम हो, यानी यहाँ पर हम सिस्टम बाउंड्री मेथड लगा सकते हैं, मतलब हम मल्टीपल बॉडी को एक साथ मान के सिस्टम मान सकते हैं। अगर आप अलग अलग एफबीडी बनाओगे तो इस पे टेंशन इधर, इस पे अलग, mg नॉर्मल 2mg नॉर्मल। पर अभी मैं उसको छोड़ रहा हूँ, मुझे सिर्फ एक्सेलरेशन चाहिए। तो ये mg, ये नॉर्मल, ये 2mg, ये नॉर्मल, इनकी जरूरत ही नहीं पड़ेगी। अगर मैं ये पूरा सिस्टम ले लूँ, पूरा ये इतना, तो बताओ मुझे हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में न्यूटन्स लॉ लगा रहा हूँ, तो मैं देखो अप्लाई करता हूँ, यहाँ अलग से बना देता हूँ। ये मैंने F लगाया, ये मैंने इतना सिस्टम माना, इतना, ठीक है। बताइए, और फिर टेंशन कैसा फोर्स हो जाएगा, इंटरनल, केवल कौन रहेगा एक्सटर्नल, F। तो बताओ सिस्टम के लिए F बराबर कितना ma लिखेंगे? क्या F बराबर 3ma लिख सकते हैं क्या? क्योंकि पूरा मास कितना है, 3m। ऐसा सोचो 3m मास की एक बॉडी और F फोर्स खींच रहा है उसे, ये इंटरनल हो जाएगा ना बेटा, पूरा मास 3m हो जाएगा। अच्छा, ये जो mg लग रहे हैं, ये r1 बराबर mg होगा या r2 बराबर 2mg होगा, वो सब वर्टिकल लग रहे हैं ना बेटा। हमें ये दोनों कैंसिल आउट भी हो जा रहे होंगे। हमें हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में जब न्यूटन्स लॉ लगाते हैं तो क्या वर्टिकल वालों से मतलब रहता है क्या? नहीं ना। और ऑल्दो हमें उनकी वैल्यू पता है कि यहाँ से जो रिएक्शन लगेगा वो mg के बराबर होगा, यहाँ से जो रिएक्शन लगेगा वो 2mg के बराबर होगा। बताना कहीं दिक्कत हो तो क्या यहाँ से a की वैल्यू बताओ निकाल लोगे, F/3m। जैसे मल्टीपल बॉडी कांटेक्ट में होती थी तो हम पूरा सिस्टम लेके एक्सेलरेशन निकाल लेते थे, तो ऐसे हम धागे के केस में भी पूरा सिस्टम लेके एक्सेलरेशन निकाल लिया करेंगे। अब देखो ध्यान सुनो, टेंशन पूछा गया है, तो आपको याद है कि जब मैंने आपको ये सवाल कराए थे, ये सवाल ये वाले 1 2 3 इस तरह से बॉडी रखी थी, तो मैंने कहा जहाँ से नॉर्मल पूछ रहा है वहाँ से ब्रेक कर दो, या तो इधर वाला सिस्टम ले लो या तो इधर वाला ले लो। वैसे ही बेटा मैं ये आपको बताना चाहूँगा, जिस धागे में टेंशन पूछ रहा है, अभी तो 2 ही बॉडी है, अभी 10 बॉडी लगाने वाला हूँ, जिस धागे में टेंशन पूछ रहा है वहाँ से ब्रेक करो। ब्रेक हकीकत में तोड़ना नहीं है, वरना टेंशन 0, सिस्टम कंसीडर करना है ब्रेक करके। तो यहाँ से ब्रेक करोगे, या तो इधर वाला सिस्टम ले लो या इधर वाला, क्या पसंद करोगे? मैं लेफ्ट वाला ले रहा हूँ, लेफ्ट वाला। तो देखो लेफ्ट वाला इसलिए ले रहा हूँ क्योंकि ये m मास है और इस पे टेंशन ऐसे लग रहा है, इस पे रिएक्शन ऐसे लग रहा है और ये mg ऐसे लग रहा है, और एक्सेलरेशन a है जिसकी वैल्यू हम निकाल चुके हैं। तो r1 की वैल्यू बता दो मुझे पहले। r1 की वैल्यू क्या होगी, mg। x डायरेक्शन में चलो न्यूटन्स लॉ लिखो, बोलो क्या लिखोगे? a की फोर्स लग रहा है ना, तो t बराबर क्या आएगा, ma, और t हमें चाहिए, a की वैल्यू रख दो F/3m, तो mm कट जाएगा तो t की वैल्यू क्या आ जाएगी, F/3। क्या ये टेंशन आया था तुम्हारा? अच्छा, जो लोग फड़फड़ा रहे कि नहीं सर 2m के लिए न्यूटन्स लॉ लिखना है, तो देखो 2m के लिए क्या ले, इसको छुपा देता हूँ, क्या लिखोगे, F-t बराबर 2m। अगर किसी को 2m के लिए लिखना है तो F इधर लग रहा है, t इधर लग रहा है, r2 इधर लग रहा है, 2mg इधर लग रहा है, और एक्सेलरेशन इधर है, तो वो लिखेगा F-t। बेटा क्या लिखोगे, राइट डायरेक्शन में जा रही है बॉडी, तो F-t लिखोगे कि t-f लिखोगे? तो F-t बराबर कितना है में, मास कितना है इसका, 2m, तो 2ma लिखोगे, आंसर वही आएगा, है ना। बताइए कोई डाउट है तो? 90% बातें पुरानी है, सिर्फ टेंशन की डायरेक्शन ही तो आपको और दिखनी है। लॉजिक कॉन्सेप्ट तो पुराने ही हैं जो अब तक पढ़े हैं 4-5 क्लास में।
चलिए एक सवाल और करिए। m है, ये 2m है, ये 2m है, ये फोर्स मैंने F लगाया है, इसमें टेंशन T1 है, इसमें T2 और एक्सेलेरेशन A। फाइंड आउट एक्सेलेरेशन T1 T2। पहले तो एक्सेलेरेशन तो बता ही दो कम से कम। गलत जवाब। अब तो गलत हो गया, नेगेटिव मिल गया तुमको। सिक्स, थप्पड़ लगा दो इसका, थप्पड़। 6 कहाँ से दिख रहा है तुम लोग? आंखें आंखें हैं कि नहीं है? ऐसा क्यों? तुम्हें लगा M2M 3M ही लिया होगा है? हाँ भाई, देखो बेटा, सबसे पहले तो हम एक्सेलरेशन निकालने जा रहे हैं। तो इसमें क्या है कि हमने जैसे F फोर्स लगाया है, तो हम ये पूरा एक सिस्टम मान लेंगे। कहाँ जाना है, कितनी मतलब दूर है? चलो कल हम शाम मीटिंग छुट्टी ले लेंगे, तो शाम को चलेंगे, कोई दिक्कत तो नहीं है? 4-5 बजे का ठीक है। कल शाम को क्लास की छुट्टी ले लेंगे, तो 4 या 5 आखिरी क्लास होती है 4:30 बजे से। हाँ, लगभग 5 बजे आ जाएंगे। 5 बजे चलेंगे और 1-8 घंटे हो तो चलिए, तो यहाँ पर अगर हम बात करें तो ये पूरा सिस्टम मानेंगे बेटा, तो 2m 2m m 5m हो जाएगा पूरा सिस्टम। तो
तो एक्सेलरेशन क्या है a। तो अब देखिए कि हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में मुझे इंटरेस्ट है, इसलिए मैं FBD अधूरे बना रहा हूँ। देखो मैंने mg नहीं बनाया, मैंने नॉर्मल नहीं बनाया, मैंने इसका mg नहीं बनाया, मैंने इसका नॉर्मल नहीं बनाया। मेरी बात समझ रहे हो आप लोग? क्योंकि मुझे नहीं है बेटा, वरना मुझे पता है कि यहाँ जो R1 होगा वो mg के बराबर होगा, यहाँ जो R2 होगा वो 2mg के बराबर होगा, और जो R3 होगा वो भी 2mg के बराबर होगा। पर मुझे चूंकि ज़रूरत नहीं है, मुझे सिर्फ x डायरेक्शन में न्यूटन्स लॉ लगाना है, इसलिए मैंने वेट और नॉर्मल नहीं दिखाया। क्या आप मेरी बात समझ रहे हैं? तो और देखिए ये पूरे सिस्टम के लिए T2 और T1 अभी कैसे फोर्स है? इंटरनल। इंटरनल फोर्स कभी भी न्यूटन्स लॉ में नहीं आते हैं, उनका रिजल्टेंट हमेशा 0 हो जाता है। ठीक है, तो चलिए पूरे सिस्टम के लिए बताइए क्या लिखेंगे। तो नेट फोर्स के नाम पर आएगा F, पूरे मास के नाम पर कितना आएगा? 5m, तो 5ma। तो क्या A की वैल्यू सभी ने F/5m निकाल ली थी क्या? ठीक। अब देखिए T2 जैसा चाहिए, अगर T1 चाहिए T1, तो T1 के लिए आप यहां से ब्रेक करिए, यहां से ब्रेक करिए, या तो राइट वाला एक लीजिए, लेफ्ट वाले दोनों लीजिए एक साथ। तो मैं लेफ्ट वाले 2 लेके दिखा देता हूं, राइट वाला एक भी कर सकते हो। तो मैं लेफ्ट वाले 2 बॉडी एक साथ ले रहा हूं, यहां से ब्रेक कर रहा हूं ताकि मैं T1 सच में ब्रेक नहीं करूंगा, इतना सिस्टम कंसीडर कर रहा हूं न्यूटन्स लॉ लिखने के लिए, इतना। अब समझिए इस बात पे, आप मुझसे पूछ सकते हैं अगर मैं इतना कंसीडर करूंगा तो T1 ऐसे लगेगा यहाँ पे ऐसे, और T2 इंटरनल रहेगा। आप मुझसे कह सकते हैं कि सर 2 क्यों लिए, अकेला क्यों नहीं लिया? ये अगर इस अकेले को लेता तो यहाँ T2 भी बनाना पड़ता है ना। अब मान लो नीट की परीक्षा में सिर्फ T1 पूछा गया है, तो हम T1 निकालने के चक्कर में T2 क्यों निकालें? हम नहीं निकालेंगे T2, हम छुपा देंगे T2 को, ऐसा सिस्टम मानेंगे T2 आएगा नहीं इक्वेशन में। क्या मेरी बात समझ रहे हैं आप? तो जिस धागे में टेंशन पूछे केवल वहीं से ब्रेक करना है सिस्टम को, फिर चाहे बाईं तरफ वाला ले लीजिए चाहे दाईं तरफ वाले लीजिए, कोई एक ले लीजिए पर पूरा ले लीजिए। अगर इधर ले रहे हो तो पूरा ले लो, 3 4 5 जितनी भी बची हुई बॉडी है। इधर ले रहे हो तो 1 2 3 4 5 जितनी भी बॉडी पूरा ले लो आप इकट्ठे। इसका फायदा ये होता है कि जो टेंशन तुम निकालने जा रहे हो वही टेंशन निकल के आएगा सीधे एक लाइन में, बाकी टेंशन सब इंटरनल बने रहेंगे, आएंगे नहीं सिस्टम में। तो देखो इसका एक्सेलरेशन तो वही है। अब T2 इंटरनल है तो कोई जरूरत ही नहीं है। तो देखो इसका मास 2m है, इसका मास m है। तो इतने के लिए बताओ न्यूटन्स लॉ क्या लिखोगे? T1 बराबर पूरा मास कितना है? 3ma। भाई फोर्स तो एक ही लग रहा है, तो माइनस तो कुछ करना नहीं है कि दिस माइनस दिस करना है। ठीक है, तो यहाँ से T1 क्या आ जाएगा? 3m, और a की वैल्यू है F/mm से कट जाएगा, तो T1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 3F/5। आ रहा है क्या किसी का? अब T2 चाहिए मेरे को। अगर आप चाहो, देखो बेटा मैं हवा में सुना देता हूं, सुनो। ये 2m मास की बॉडी, अगर मैंने T1 के लिए ये ना लिया होता, ये लिया होता एक बॉडी, तो मैंने क्या लिखा होता? मैंने लिखा होता F माइनस T1 बराबर 2ma। मैंने लिखा होता F माइनस T1 बराबर 2ma लिखा होता, उससे भी आंसर आ गया होता। ठीक है, अब मेरे को T2 चाहिए, T2। तो T2 के लिए बेटा यहां से ब्रेक करूंगा, यहां से ब्रेक करूंगा, यहां से ब्रेक करके या तो ये 2 एक साथ लूंगा या तो ये एक अकेली बॉडी लूंगा। तो मैं अकेली वाली ले लेता हूं, पीछे वाली एक बॉडी। तो ये बेटा मास m है, T2 ऐसे लग रहा है, mg लग रहा होगा नॉर्मल, उससे मतलब नहीं है, a इधर है। तो T2 बराबर हो जाएगा ma, a की वैल्यू हो जाएगी F/5m, mm कट जाएगा तो T2 की वैल्यू हो जाएगी F/5। इस तरह से बेटा T1 T2 आपको निकालना। ठीक है, तो यहां पर भी देखिए, आप देखिए जब भी बेटा मल्टीपल बॉडी का सवाल आता है तो घूम फिर के हम वही सिस्टम बाउंड्री मेथड पे आ जाते हैं, सिस्टम कैसे लिया जाए इस बात पे आ जाते हैं। ठीक है, लिख लो फटाक से।
ये चारों मासेस एम 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 है, यहाँ से एफ लग रहा है, इधर से 2f लग रहा है। तो इस वाले ब्रांच में टेंशन बताना है। फाइंड आउट एक्सेलरेशन एंड टेंशन टी, इस वाले ब्रांच में। बताइए एक्सेलेरेशन लेफ्ट होगा कि राइट होगा? लेफ्ट होगा। तो पूरा सिस्टम ले लेंगे तो एक्सेलेरेशन लेफ्ट डायरेक्शन में हो जाएगा। बताओ क्या लिखेंगे? 2f माइनस एफ बराबर 4ma, पूरे सिस्टम का मास। नहीं समझ आया? क्या लिखा है? नेट फोर्स इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलेरेशन। 4m समझ में आ गया? m ही तो है, 4m कैसे ले गए? चारों का जोड़ दिया है। तो a बराबर बताओ क्या आएगा? f बाई 4a। ठीक है। अब मुझे टेंशन चाहिए, तो बताओ कितना सिस्टम लूँ? यहाँ से ब्रेक कर दूँ? कौन से दो लेना पसंद करोगे? इधर वाले? कोई भी लोगे आंसर वही आएगा। ठीक, तो मैं इधर ले लूँ या इधर? चलो लेफ्ट, इधर वाले ले रहा हूँ, इधर वाले लेफ्ट वाले दो ले रहा हूँ। ठीक है, इधर लग रहा है 2f। अब समझना बेटा, अगर मैंने इधर लिए हैं दो तो मुझे टेंशन ऐसे दिखाना होगा, है ना? इतना सिस्टम ले रहा हूँ मैं, ये m ये m, और एक्सेलेरेशन इधर की तरफ। ए जरूर बनाना, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगी, है ना? नहीं तो आपको प्लस माइनस की गलती हो जाती, किस में किसको घटाना ही समझ नहीं आएगा। ए का डायरेक्शन जरूर बनाना। अब बताओ क्या लिखें? t माइनस 2f बराबर 2ma। t माइनस 2f इधर आ रही है ना, इधर ये बड़ा होगा। तो क्या लिखेंगे? 2f माइनस t। कितना है में? 2m है ना, पूरा मास कितना है? 2m। तो 2f में से 2ma घटेगा, a की वैल्यू है f बाई 4m। ये इधर आएगा, t इधर भेज देंगे, तो t है 2f माइनस f बाई 2। 3f बाई 2 आ रहा होगा। तो क्या तुम्हें ये लगता है कि अगर कितनी भी बॉडी दे दे हमारे लिए तो एक लाइन का ही सवाल होगा? क्योंकि हमें सिस्टम कंसीडर करना आता है। अगर हमें सिस्टम कंसीडर करना आता है तो हमें कोई परेशानी नहीं होगी।
कोई डाउट है तो बताओ। बेटा एक बड़ा सिंपल सा सवाल आता है, पर ये परेशानी, हटा दे इसको। कोई लिख रहा है? कोई नहीं लिख रहा। जैसे ये स्ट्रिंग है बेटा, एक रस्सी है स्ट्रिंग, इसमें एक बंदर है, बंदर, और वो बंदर चढ़ रहा है, m मास का बंदर है, एक्सेलेरेशन a से चढ़ रहा है। तो फाइंड आउट टेंशन इन द स्ट्रिंग। तो ऐसे सिंपल तरीके से सवाल करना, कोई बहुत खास बात नहीं है। देखो, जब कोई बंदर रस्सी पे चढ़ता है, या आप चढ़ते हो, आप भी बंदर से कम नहीं हो, तो रस्सी पकड़ के आप जब चढ़ते हो तो रस्सी, कोई चढ़ता है तो रस्सी पकड़ के नीचे की तरफ खींचता है। तो हम रस्सी पे नीचे की तरफ फोर्स लगाते हैं, रस्सी हम पे ऊपर की तरफ फोर्स लगाती है। तो जो स्ट्रिंग होती है वो हम पे ऊपर की तरफ फोर्स लगाएगी। तो अगर मैं इस मंकी का फ्री बॉडी डायग्राम बनाऊंगा, तो ये जो मंकी का फ्री बॉडी डायग्राम होगा, ये मंकी के हाथों पे ऐसे फोर्स लगाएगी, टेंशन ऊपर लगेगा, है ना। मंकी का mg नीचे लगेगा और टेंशन ऊपर लगेगा। रस्सी, ध्यान समझो, मंकी की वजह से स्ट्रिंग पे नीचे लगेगा, लेकिन हमें एफबीडी मंकी का बनाना है, तो स्ट्रिंग की वजह से मंकी पे ऊपर लगेगा। क्योंकि जो फोर्स आप नीचे की तरफ खींचोगे रस्सी को, तो उसका रिएक्शन रस्सी आप पे ऊपर खींचेगी, तभी तो आप ऊपर चढ़ पाओगे, वरना कैसे चढ़ोगे। तो यहां पर आप देखोगे एक्सेलेरेशन ये है आपका, तो आपका न्यूटन लॉ लगाओगे, t माइनस एम जी बराबर है में, तो t की वैल्यू हो जाएगी m इंटू जी प्लस ए। अब इसमें सवाल ऐसे नहीं बनता एग्जैक्टली, सवाल ऐसे बनेगा। ये तो लॉजिक है जो मैंने आपको बताया। ये एक स्ट्रिंग है, इस स्ट्रिंग का एक ब्रेकिंग टेंशन दिया जाएगा, ब्रेकिंग टेंशन। ये 300 न्यूटन है ब्रेकिंग टेंशन, जी की वैल्यू 10 है, और एक मंकी चढ़ रहा है, 20 किलोग्राम का मंकी है। तो सवाल ये है कि अगर, तो बताना मैक्सिमम एक्सेलेरेशन कितने से चढ़ सकता है, फाइंड आउट मैक्सिमम एक्सेलरेशन ऑफ मंकी। ये एक्सेलरेशन ए से मंकी ऊपर चढ़ रहा है, तो कह रहे बताओ मैक्सिमम एक्सेलरेशन कितना हो सकता है मंकी का, अगर रस्सी टूटे ना। और ब्रेकिंग टेंशन कितना दिया है, 300 न्यूटन। मतलब 300 न्यूटन जैसे क्रॉस करेगा, 300 से जैसे ज्यादा होगा टूट जाएगी। तो अब ये सवाल आ सकता है एग्जाम में कि एक रस्सी है जिससे एक बंदर लटका हुआ है, और यदि उस रस्सी में 300 न्यूटन फोर्स लगा दिया जाए तो वो टूट जाता है। बेटा ब्रेकिंग टेंशन का मतलब तो समझ रहे होगे ना, कि इससे ज्यादा तनाव यहां तक मान लो बर्दाश्त करेगा, 300 से जैसे ज्यादा होगा रस्सी टूट जाएगी। तो क्वेश्चन ये पूछा है कि बताओ ये जो मंकी 20 किलोग्राम का, ये अधिकतम कितने एक्सेलरेशन से ऊपर चढ़ सकता है कि टूटे ना रस्सी। 5 लग तो सही रहा है। अच्छा एक बात बताओ, अधिकतम एक्सेलरेशन से चढ़ेगा तो टाइम भी मिनिमम होगा। तो ये मैं लंबाई यहां से यहां तक की दूरी देख के मिनिमम टाइम पूछ सकता हूं। तो एस बराबर यू टी प्लस हाफ वेट स्क्वायर लगा दोगे, यू 0 रख देना, चढ़ना स्टार्ट करेगा रेस्ट से। लाओ असाइनमेंट लाओ, होमवर्क टिक कराएंगे। क्या आंसर है बताओ। ये तो यही लिखना होगा ना, वो क्यों लिखना है, अभी तक क्या कर रहे हैं।
पेन लाओ, करो करो सवाल करो। आ गया? आ गया? देखो बच्चों, गधो ध्यान दो थोड़ा। इन्होंने कहा मैक्सिमम टेंशन 300 न्यूटन बर्दाश्त कर सकता है, तो अधिकतम एक्सेलेरेशन कितना हो? तो यार सिंपल बात है, टेंशन की वैल्यू 300 न्यूटन लेके एक्सेलेरेशन निकाल लो। तो अगर मैं इस मंकी का फ्री बॉडी डायग्राम बनाऊंगा तो मंकी के हाथों पे टेंशन लग रहा होगा, इसको 300 लिख दो। ये mg लग रहा होगा, ये एक्सेलेरेशन बना लो। तो t माइनस एम जी बराबर ma। ये बेटा 300 है, ये 200 है, ये 20a है। तो 100 बराबर 20a, a बराबर 5। बताओ आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ये क्या है? क्या है? ए बराबर, बस ठीक। अरे अरे ये सब बना शिष्टाचार दिखाइए। चलिए, तो मैक्सिमम एक्सेलेरेशन कितना होगा? 5। आई बेटा बात में होमवर्क टिक करिए, जल्दी लिखिए, जल्दी फटाफट। जो क्वेश्चन पहले से टिक करा चुका हूं वो नहीं टिक कराऊंगा। आपके क्वेश्चन पेज नंबर 4 पे आइए। पेज नंबर 4 पे क्लास आपकी 12:15 तक चलेगी, 10 बजे से चालू होगी। आ चुकी, थोड़ा कन्फ्यूज़न है, कुछ बच्चे एब्सेंट है, मैं देख पा रहा हूँ। मैसेज भी आए मेरे में, मोबाइल पे देखे। कुछ लोग लापरवाह होते हैं, सोते रहते हैं, मैसेज चेक नहीं करते हैं, तो इसलिए मैं थोड़ा जल्दी छोड़ दे रहा हूँ आज कल से। और जिसको भी डाउट पूछने हैं आप क्लास से 20 मिनट पहले आ सकते हैं। मैं 9:40 पे ऑफिस में मिलूँगा। पौने 10 बजे
इन बाकी बच्चों के लिए। फिर जिन बच्चों को डाउट क्लास से पहले समय रहेगा, मैं 9:45 पे आ जाऊंगा, तो आप अपने डाउट क्लास से पहले भी पूछने के लिए आ सकते हैं अगर क्लास के बाद समय कम रहे तो। चलिए, तो पेज नंबर 4 पे क्वेश्चन नंबर 38, 39, 41, 42, बेटा बात नहीं, फटाफट नोट, 42, 44, 45, 46, 44 में जो ms लिखा है वो मिली सेकेंड है, क्या है, मिली सेकेंड। और 46 में जो v स्क्वायर लिखा है वो v स्क्वायर नहीं है, v2 है, v2। वो v स्क्वायर इक्वल टू 39.0 लिखा है, v2 है 46 में। ठीक, इसके बाद आते हैं पेज नंबर 5। पेज नंबर 5 पे क्वेश्चन नंबर 47, पेज नंबर नहीं, पेज नंबर 5 क्वेश्चन नंबर 47, क्वेश्चन नंबर 50, क्वेश्चन नंबर 51, 47, 50, 51, पेज नंबर 6, पेज नंबर 6 पे 57, 59, पेज नंबर 6 पे 57, 59, पेज नंबर 7 पे 60, 63, 64, 65, 67, 68, 70 नहीं करना है, मैंने पहले टिक करा दिया, 70 पढ़ाया नहीं भी। पेज नंबर 8, पेज नंबर 8 पे आइए, 73, 74, 75, पेज नंबर 9 पे आइए, 77, 78, 77, 78, पेज नंबर 11 पे आइए, 88, 89, 90, पेज नंबर 12 पे आइए, 12 पे 94 है। कितने, 1 घंटे का होमवर्क नहीं है गधे कहीं के। पेज नंबर 16, पेज नंबर 16, पेज नंबर 16 पे आइए, क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 6, पेज नंबर 17 पे क्वेश्चन नंबर 9, 11, 13, पहले टिक करा चुका हूं, वैसे तीनों करा चुका हूं, नहीं कराए थे। पेज नंबर 21, पेज नंबर 21 पे क्वेश्चन नंबर 14, 14, और पेज नंबर 22 पे क्वेश्चन नंबर 16।